नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब ने। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एयर मार्शल साहब। सर, बड़ी एक वोलेटिलिटी है और हम जानते हैं कि अभी जो जंग के बादल हैं शायद कुल्ली तौर पर नहीं छटे, जो ईरान या जो इजराइल और अमेरिका के माबैन हो सकती है, लेकिन कुछ ये भी इशारे मिल रहे हैं कि जो इतनी बड़ी तबाही होगी और ईरान इस बार रेस्ट्रेंट का मुजाहरा नहीं करेगा। क्या नज़र आता है? और फिर इसी ज़िमन में हमारे कुछ तैयारे आज ISPR ने कहा है कि वो क्या रूटीन में गए हैं जो सऊदी अरब की तरफ गए हैं, क्योंकि ये बड़ा मसला है। क्योंकि एयर स्पेस अगर इजराइल इस्तेमाल करता है इन मुल्कों की, तो उसको तो कह दिया उन्होंने कि जी हाँ, ये एक्ट ऑफ वार समझेंगे हम आपकी तरफ से और आप भी हमारा लेजिटिमेट निशाना होंगे। हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन? डिफ्यूज़ हो रही है या किसी वक्त भी एस्केलेट कर सकती है? एयर मार्शल साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग माय ओपिनियन ऑन दिस। देखें, जो खित्ते में क्या दुनिया में जो सूरत हाल है बड़ी अबतर सी है। अमेरिका बहादुर जिस तरफ चाहता है, जो उसके दिमाग में आता है, और उसका क्लेम ये है कि मुझे दुनिया का कोई कानून नहीं रोक सकता, जो कि बड़ी खतरनाक और खौफनाक सूरत हाल को किसी वक्त भी जन्म दे सकता है। अब ईरान की जो सूरत हाल है वो यकीनन तशवीशनाक है। ऑल्दो ईरान ने बयानिया तौर पे तो ये कहा है कि हम खुद मुख्तार हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो वो भी बहुत मोहतात रद्द अमल इख्तियार कर रहे हैं। ऑल्दो वहाँ पे जो अबतरी है, जो इंतशार है, उसको हैंडल करने के लिए स्टेट उस तरह पावरफुल होकर नहीं आ रही, बिकॉज वो नहीं चाहते कि दरअंदाजी बाहर से हो जाए। अमेरिका के क्या इरादे हैं, क्या अज़ाइम है, ये हम सबको पता है कि वो किसी वक्त भी, जैसे हमारी ज़ुबान में कहते हैं, खब्बा दिखा के सज्जा मार सकता है। तो अमेरिका पे तो आप रिलाई नहीं कर सकते। तो ये कहना कि सिचुएशन डिफ्यूज़ थोड़ी सी तो ज़रूर हुई है जब उनके सफारती रवाबित हुए और जब इन्होंने फांसी देने का अमल रोका, तो डेफिनेटली कुछ डिफ्यूज़ हुई है सिचुएशन। अब हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आते हैं जिस तरफ आप इशारा किया। तो ये जो कसीरुल कौमी फ़िज़ाई मारकाराई या एक्सरसाइज़ हो रही है, तो ये एक रूटीन की एक्सरसाइज़ थी जो कि कई सालों से हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी प्रोफ़ेशनल कैपेबिलिटीज़ की वजह से, प्रोफ़ेशनल एबिलिटीज़ की वजह से इस एक्सरसाइज़ का एक मुसलसल रुकन रहा है। जो बड़ी मज़े की बात है और जो बड़ी एहतराम वाली बात है, जो बड़ी अच्छी और अहम बात है, वो ये है कि इस दफ़ा की जो एक्सरसाइज़ है उसमें ये सारे वो जहाज़ हिस्सा ले रहे हैं जो कि यूरोप के हैं या अमेरिका के हैं। आप जॉर्डन देख लें, आप सऊदी अरब देख लें, आप बरतानिया देख लें, आप फ्रांस देख लें और अमेरिका खुद देख लें, और इसके अलावा भी जितने ममालिक हैं, तो इन सब में वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है। और ये टॉप ऑफ द लाइन टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट है, जिसमें F-15 है, जिसमें टाइफून है, जिसमें यूरोफाइटर है, और जिसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम F-16 ब्लॉक 52 के साथ ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है जिसमें दो बातें होती हैं। एक तो आपको एक्सपोजर मिलता है, दूसरा आपकी प्रोफेशनल एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये हमारी प्रोफेशनल प्रिपेयर्डनेस में एक बहुत अच्छा मुस्बत कदम होगा। वो तो हम वैसे डेमोन्स्ट्रेट कर भी चुके हैं एयर मार्शल साहब। इसमें जो वहां पर सऊदी अरब में मशकें होने जा रही हैं, वहां पर 10 मुल्क जो हैं, बड़े मुल्क, वो हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान उनमें से नुमाया है, जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, इटली है, कतर है और UK है और दीगर ममालिक जो है उसमें शामिल है। लेकिन एक साजिशी मुल्क जिसको भारत कहते हैं, वो उस हवाले से वावेला कर रहा है कि पाकिस्तान के F-16 वहां पर गए हैं और दीगर तैयारी भी गए हैं, मिसाइल भी गए हैं, वहां पाकिस्तान अपने तैयारी छोड़ आएगा ताकि वहां पर अगर हमला होता है तो पाकिस्तान वहां से काउंटर कर सके। बताइएगा कि इसमें क्या हकीकत है। और दूसरा, पाकिस्तान की वहां पर F-16 ने उड़ान भरी पाकिस्तान से और वहां पर जाके जो है वो लैंड किए। इतनी बड़ी लंबी उड़ान और एक ही जिस्त में वहां तक पर पहुंच जाना, ये पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए, दो बातें आपने की कि पहले भारत का वावेला। भारत को जब कहीं कुछ नजर नहीं आता तो वो शोर मचाना शुरू कर देता है, और शोर में हकीकत नहीं होती। शोर में जोर जरूर होता है लेकिन उसमें कोई हकीकत नहीं होती। जिस तरह के उसने ऑपरेशन सिंदूर में ये साबित करने की कोशिश की अपने झूठे बयानिए से, अपने बॉलीवुड की पिक्चराइज फिल्मों के जरिए, कि शायद सिकंदर आजम के बाद मोदी साहब ने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया या दुनिया के इलाकों पे कब्जा कर लिया, जो कि बाइस शर्मिंदगी अब उनके लिए साबित हो रहा है। सो भारत के वावेले को तो आप छोड़ दें। दूसरी बात, पाकिस्तान के लिए ये बहुत
अच्छा और अहम मौका इसलिए है कि दुनिया के जो 10 ममालिक आपने बताए, ये वो टॉप के ममालिक हैं जिनके पास टॉप टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। यानी इस वक़्त दुनिया में F-35 के साथ-साथ जितने भी टॉप ऑफ द लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वो इस एक्सरसाइज़ में हिस्सा ले रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लिए पहला मौका नहीं है। पाकिस्तान इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ की वजह से इन एक्सरसाइज़ेज़ में हिस्सा लेता रहा है और भारत ने आज तक एक एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लिया। अगर आप याद करें तो लास्ट टाइम जो एक्सरसाइज हुई उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह J-17 जहाज लेके गए थे। इस दफा की जो एक्सरसाइज मैं जिस लिहाज से मैं देख रहा हूं वो ये है कि इसमें राफेल तैयारे कई मुल्कों की तरफ से आ रहे हैं और यूरोफाइटर भी जहाज आ रहा है। F-15 के साथ हम पहले भी लड़ चुके हैं। तो F-16 ब्लॉक 52 जो कि और ब्लॉक 72 जिस वक्त मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, जब ये सारे जहाज एक दूसरे के सामने आते हैं तो इससे पायलट्स और हमारे मैं पहले पायलट्स की बात करूंगा, तो पायलट्स को ये सब पता चलता है कि अपनी कमजोरियां क्या हैं, अपनी अच्छे पॉइंट्स क्या हैं। ये याद रखिएगा कि ये एक्सरसाइजेस इसलिए नहीं होती कि कौन जीता कौन हारा, बल्कि इसमें आपको एक्सपोजर मिलता है। अब अगर मैं इसी को अपने मेंटेनेंस स्टाफ, इंजीनियर्स की तरफ, एयर डिफेंस के स्टाफ और सपोर्ट सर्विसेज पे ले जाऊं तो उनको दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ और मॉडर्नाइज एयर फोर्सेस के साथ मुकाबला और मिल के काम करने का मौका मिलता है, जिससे वो अपनी सलाहियतों को मजीद फरोग देते हैं। तो भारत का ववेला बिल्कुल बेजा जी सर, इंशाल्लाह हमारी सलाहियतें बेहतर होंगी। आपने फरमाया सर कि जो भारत है उसको ऐसा एक्सरसाइज का मौका नहीं मिला क्योंकि भारत साजिश करता है, उसको साजिश का मौका मिलता है और मुंह की खाता है। एक साजिश उसने और की कि चौबहार से वो भाग गया। और आप क्या समझते हैं कि अगर वो दुम दबाकर भागा है तो चौबहार जो कि सी पैक जो हमारा जा रहा है वहां ग्वादर में, तो हम जो ईरान को उसने डांस दी है, तो पाकिस्तान जो है वो चौबहार जो है वो उससे अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, उसको उसके इंतजाम संभाल सकता है। देखिए, दो बातें याद रखिएगा कि हम हमेशा से कहते रहे कि भारत किसी के साथ सिंसियर नहीं। ईरान ने जब भारत के साथ पींगे बढ़ानी शुरू की, उन्होंने चाबहार में इससे इन्वेस्टमेंट कराई, तो हमारा बड़ा मौक़िफ़ था कि बजाय चाबहार के आपको गवादर को स्ट्रेंथन करना चाहिए, बिकॉज़ गवादर में जो खुदाई अल्लाह ताला की तरफ से जो कुदरती वसाइल हैं और जो उसका लिंक बनता है, कनेक्शन बनता है, वो चाबहार से कहीं ज़्यादा है। लेकिन उस वक्त ईरान को शायद हकीकत का अंदाज़ा नहीं हुआ। अभी जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट ईरान का अमेरिका के साथ हुआ, तो उस पे आपने देखा कि दो मुल्क बड़े खुल के ईरान के खिलाफ आए, जिनमें इजराइल का मुसाद था और हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस के जो अफसरान थे जो कि ईरान के खिलाफ साजिशें करते पकड़े गए। और मैं एक ज़मीनन बात करूंगा कि अभी कतर में दोबारा से उसके नेवी के जासूस पकड़े गए। तो भारत कभी किसी के साथ सिंसियर नहीं होता। ये जो बातें निकलती हैं आम बातें नहीं है कि मुंह में राम राम बगल में अच्छा, छुरी, एक मुंह में और राम मैं राम। आपसे तो रहनुमाई चाहूँगा एयर मार्शल साहब। F-16 हमने खासे अरसे के लिए हैं और हमने उस वक्त भी जब लिए थे तो हमने उनसे जो है वो एक फर्स्ट जनरेशन के या फुली इक्विप्ड मांगे थे और फिर हमें मिले। अब ये क्या हमने इनको दोबारा कोई अपग्रेड किया है? क्योंकि ये और हम इसे राफेल के मुकाबले में या दीगर जो नए जहाज़ हैं उनके मुकाबले में इन्हें कहाँ रेट कर सकते हैं? देखिए, जो हमने अपग्रेड जरूर किए, ये अपग्रेडेड वर्जन है ब्लॉक 52 हमारा और ब्लॉक 52 प्लस। ये कुछ हमें मिले भी थे और कुछ हमने अपग्रेड कर लिए, लेकिन इसमें अभी भी कुछ राफेल के मुकाबले में या यूरोफाइटर के मुकाबले में कुछ चीजें कम हैं। लाइक इसका जो रेडार है वो राफेल के रेडार के मुकाबले में उतना मुकाबलतन अच्छा नहीं है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास J-17 ब्लॉक 3 और J-10 में वही रेडार है, उससे बेहतर रेडार है जो राफेल में है। सो F-16 जो हमने भेजा अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ब्लॉक 52 प्लस जो है या ब्लॉक 52 जो है, उनमें रेडार वो नहीं है, उसमें वो वाले मिसाइल की उतनी रेंज नहीं है जो कि इस वक्त लेटेस्ट F-16 के ऊपर मिसाइल और रेडार इस्तेमाल हो रहा है या राफेल में है। लेकिन मैं फिर बार बार ये कहूँगा कि इन एक्सरसाइजेस का मकसद ये नहीं होता कि आप जंग जीतने जा रहे हैं या कोई मिशन जीतने जा रहे हैं। आप इन्हीं कमजोरियों को देखते हैं कि मैं उसको एक्सप्लॉइट किस तरह बेहतर अंदाज से कर सकता हूं। मैं इतने जो टेक्निकली हाई क्वालिटी मिसाइल, ये जो एक्सरसाइजें होती हैं ये अपनी सलाहियत को बेहतर करने के लिए होती हैं सर। और सलाहियतें जो होती हैं
وہ دفاع کو بہتر کرنے کے لیے اور سلامتی کے لیے ہوتی ہیں. تو سر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا, اس کے بعد یہ خبر آئی کہ ترکی جو ہے وہ بھی ایک ساتھ شامل ہونا چاہ رہا ہے. تو سر 3 ملکوں کا دفاعی معاہدہ اگر تینوں ملک آپس میں جڑ جاتے ہیں تو کیا قطر بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ جو واویلا ہو رہا ہے اور یہ بات آ رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ, خاص طور پہ اسرائیلی میڈیا اور بھارتی میڈیا سے, کہ پاکستان جو ہے وہ اس صورتحال میں ایک جو ہے وہ مرکزی اپنی اہمیت اختیار کر جائے گا اور پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ بلینز ڈالرز, $100 بلین سے بھی کراس کر جائے گا. اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک اسلامک نیٹو جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے. تو اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا اس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جو ٹرکی کی خبر ہے وہ اس پہ تو کافی حد تک صداقت ہے, بیکاز سرکاری حلقوں نے اس کی تصدیق کی ہے اور سرکاری حلقوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان سعودیہ کے بعد اس پہ نیگوسیشن ٹرکیہ کے ساتھ ہو چکے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑی مثبت بات یہ ہے کہ بجائے ہمارے, ٹرکیہ نے خود اپنے آپ کو اس کے لیے والنٹیرلی شامل کرنے کی حامی بھری. قطر کی طرف ہمارے پہلے بھی قطر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور ایک زمانے میں پاکستان, ٹرکیہ اور قطر کے درمیان بھی ایک الائنس بننے جا رہا تھا جو کہ آگے نہیں میچور ہوا. اس کے علاوہ شنید تو یہ ہے کہ آذربائیجان بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے, although اس کے خلاف اسرائیل نے واویلا کرنا شروع کر دیا. تو جناب, یہ جب آپ اس طرح کے اسمال الائنسز بناتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ نہ صرف اس خطے سے باہر نکلتے ہیں, نہ صرف اس علاقے سے باہر نکلتے ہیں, بلکہ ریجنل الائنسز بننا شروع ہو جاتے ہیں. میں آپ کی اجازت سے ایک بات میں تصحیح کرنا چاہوں گا کہ اس سے پاکستان کا دفاعی بجٹ نہیں بڑھے گا, بلکہ جو ٹوٹل ہمارے ایسٹس ہیں ان میں اضافہ ہوگا, اور اس میں بجٹ نہیں بڑھتا. آپ کی صلاحیت, آپ کی آپس میں جو اعتمادی اور آپس کے جو روابط اور آپس کی سفارتکاری مزید سٹرینتھن ہوتی ہے, اور سر یہ دنیا تو پھر بہت آپ بڑی سے خبر خائف دی آپ ہوتی نے ہے. کہ آذربائیجان بھی اس دفاعی معاہدے میں شامل ہونا چاہ رہا ہے. اور کون کون سے ملک ہیں جو اس میں شامل ہونا چاہیں گے, کیا اندازہ ہے؟ میرے خیال میں ہمارے قطر, بحرین, کویت کے ساتھ ایسے ریلیشنز ہیں جن کی ایئر فورسز کو پاکستان ایئر فورس نے میچور ہونے میں مدد دی. ان کی اکیڈمیز کو ہم نے اسٹیبلش کیا. آج بھی ان کے ٹریننگ کے لیے بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. تو میرے خیال میں جب سعودی عرب, جس کو عرب ملک اور بہت گلف بڑی کے جنرل کنٹریز صاحب میں آپ نے, بگ ایئر بردر, مارشل صاحب آپ نے بہت بڑی خبر دی اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اور اس میں پھر یہ بھی فرمایا آپ نے کہ اس میں کوئی ہمارا ظاہر ہے ہماری اکانومی, تو اس میں اس تھوڑے سے مینز میں بھی ہم. بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب فار enlightening us on these very important issues.